हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपिंग दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप पूरी सीरीज देख के आए हैं। वीडियो 01, 02, 03 एंड 04 वो अपलोड हो चुकी हैं, तो फटाफट से आप वो सारी वीडियोस जो हैं वो कवर करके आए, फिर आपको आज की वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। पिछली वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिए थे दोनों लॉस, बॉयल्स लॉ एज वेल एज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने उसका ग्राफ शायद से हमने नहीं डिस्कस किया, तो अब हम 5 मिनट लगा करके चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है वो डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज आज की जो मेन वीडियो है वो फोकस करेगी अबाउट द गैस इक्वेशन, कि गैस की इक्वेशन किस तरीके की होती है। गैस की इक्वेशन का मतलब है हम तीनों पैरामीटर्स क्या एक ही इक्वेशन में डाल सकते हैं। अभी तक जो चीज हमने देखी थी तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या चीज निकाली थी, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब इसमें क्या चीज थी, टेम्परेचर क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट। अच्छा जी, फिर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ, जिसमें क्या था V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। अब भाई एक में टेम्परेचर नहीं आ रहा, एक में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कोई ऐसी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं जिसमें तीनों चीजें जो हैं इकट्ठे तरीके से आए। क्या हम कोई ऐसी चीज डेवलप कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें प्रेशर भी आता हो, वॉल्यूम भी आता हो और टेम्परेचर भी? बिल्कुल बना सकते हैं, और वो आज की वीडियो का हमारा मेन टास्क वही है, गोल वही है। उस चीज को हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। ऑलराइट, अच्छा, तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ हम फटाफट से डिस्कस कर लें, वो पिछली वीडियो में मिस हो गया था। सो लेट अस स्टार्ट। हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कब था, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, और यहां पर फिक्स्ड मास था और गैस कैसी थी, ड्राई गैस। ये पॉइंट्स भी हमें याद रखने हैं। गैस का मास क्या था, फिक्स, और गैस किस तरह की थी, ड्राई गैस। प्रेशर हमने रखा था कांस्टेंट। तब हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। किस तरीके से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये तो हमें अरसों बरसों बहुत टाइम हो गया सुनते हुए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन inclined टू एक्स एक्सिस। भाई ये हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था जब हमने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए थे। ऑलराइट, कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं और किस किस तरीके के ग्राफ। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, जैसे इनके बीच में था कि वॉल्यूम वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, इनका ग्राफ बनता है हाइपरबोला। ये चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। अच्छा, अब हमें ग्राफ बनाना है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो भाई वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होता है। चलिए, तो अब हम फटाफट से इसका ग्राफ है जो वो प्लॉट करने जा रहे हैं। चार्ल्स लॉ का क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। तो हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है ये टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन में। इधर हमने ले लिया वॉल्यूम। ऑलराइट, तो ये डायरेक्टली का ग्राफ है, और डायरेक्टली का मतलब है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और ग्राफ किस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन inclined टू एक्स एक्सिस। क्यों बना भाई, क्योंकि ग्राफ किस तरीके का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाई दिस, बिकॉज ग्राफ इज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो वो इसी तरीके से बनता है 101%। ऑलराइट, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सपोज यहां पर ले लिया आपने टेम्परेचर कुछ सम टेम्परेचर T1, यहां पर आ गया टेम्परेचर T2। अब T1 पे वॉल्यूम क्या है, कम,
कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा इस स्टेटमेंट को 101% जो है जस्टिफाई करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास ग्राफ अबाउट द चार्ल्स लॉ, जो कि हमने पिछली वीडियो में मिस कर दिया था। ऑलराइट, चलिए तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अपनी नोटबुक्स जो हैं वो खोल लीजिए, अदरवाइज दिमाग तो है आपको पक्का खोलना ही है अपना। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन विच इंक्लूड्स ऑल द पैरामीटर्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स इंक्लूड हो, हम क्या कहते हैं, गैस इक्वेशन। भाई पैरामीटर्स हमारे पास तीन ही हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एक लॉ है इन दोनों को रिलेट करता है, एक लॉ इन दोनों को रिलेट करता है। तो अगर मैं कोई एक चीज ऐसी ढूंढ लूं, अगर मैं कोई एक चीज ऐसी ढूंढ लूं जो दोनों लॉज में कॉमन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं अच्छा वो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उसके साथ इस तरीके के प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आपस में वो किस तरीके के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब A इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो A और C में कैसा रिलेशन है वो देखना है। तो हमें क्या है, कॉमन बंदा ढूंढना है। पहला लॉ यानी जो बॉयल्स लॉ है वो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है, चार्ल्स लॉ रिलेट करता है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो कॉमन बंदा कौन है हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों लॉज में है जो वो आता है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही था एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अच्छा, अब भाई वॉल्यूम इसके साथ इस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी रख रहा है, इसके साथ इस तरीके की, तो क्या मैं दोनों को अगर कंबाइन करूं, क्या अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, भाई न्यूमिनेटर में आ गया T, डिनोमिनेटर में आ गया P। अब क्या इस कंप्लीट रिलेशन से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है? वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पड़े हैं, वॉल्यूम न्यूमिनेटर में, प्रेशर डिनोमिनेटर में। इधर वॉल्यूम भी न्यूमिनेटर में, टेम्परेचर भी, तो इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस लॉ की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, इसकी भी। चलिए तो यानी ये हमारे पास आ गया तीनों में रिलेशन, ये आ गया हमारे पास तीनों में रिलेशन। अच्छा जी, मैं P को इधर ले गया, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अब किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। टेम्परेचर को नीचे ले आइए, PV बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। भाई यहां से T इधर आया, यहां 1 बच गया। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप से अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो क्या मैं एक कांस्टेंट लिख दूंगा? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट K इक्वल टू के में जाने के बाद ही तो वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब मैं हटा के इक्वल टू लगाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट भी जो है देना पड़ेगा। तो इसका मतलब PV बाई T क्या आ गया, कांस्टेंट। PV बाई T क्या आ गया, कांस्टेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ इस चीज को क्या हम ये लिख सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अगर मैं कहूं, अब देखो जो बॉयल्स लॉ था वो हमें कहता है, यहां से हमें क्या प्रूव होता था कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यानी प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रहेगा, सेम। चार्ल्स लॉ हमें बोलता है V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, यानी कि इनकी जो रेशो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पर ऊपर तो ये प्रोडक्ट में है, भाई देखिए ये चीज प्रोडक्ट में है और ये चीज किस में है, रेशो में। यानी कि इस कंप्लीट इक्वेशन में इन दोनों के मीनिंग्स छुपे हैं, ये प्रोडक्ट में है और इधर ये रेशो में है। तो यानी कि P1 V1 जो है वो P2 V2 के बराबर भी होगा और V1 बाई T1 जो है वो V2 बाई T2 के बराबर भी होगा यहां से। यानी कि ये चीज 101% ट्रू है, अगर हम यहां से देखें तो भी और अगर इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखें तो भी।
PV बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ये चीज लेफ्ट हैंड साइड और ये चीज राइट हैंड साइड पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी कि अगर मेरे पास एक गैस है जो एक प्रेशर पे है, तो उसकी वजह से उसका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर की वजह से उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वो चीज। और मैं राइट साइड पर कोई भी एक पैरामीटर बदल दूं, सपोज मैंने टेम्परेचर बदल दिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन P इंटू वी का प्रोडक्ट और V और T की रेशो दोनों में क्या रहेगी, सेम। यानी कि मैं कह रहा हूं P और V का प्रोडक्ट सेम रहेगा और V और T की रेशो दोनों तरफ क्या रहेगी, सेम। P और V का प्रोडक्ट और V और T की रेशो, P और V का प्रोडक्ट, V और T की रेशो क्या रहेगी, सेम। ये फर्स्ट कंडीशन में और ये सेकंड कंडीशन में। इसी चीज को हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। अब यही चीज हमारे पास आती है एज गैस इक्वेशन। इसी चीज को हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। भाई आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे इस चीज को। देखिए पीवी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इस टी को मैं दोबारा से इधर ले गया, तो मैंने लिख दिया पीवी इक्वल्स टू के टी। इस के की वैल्यू आती है आर, इस के की वैल्यू होती है आर, वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट। R इज अ गैस कांस्टेंट। जैसे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, लेकिन वो तो यूनिवर्सली करेक्ट है। ये R एक गैस के लिए ये R की वैल्यू रहती है कांस्टेंट। तो बेसिकली ये होती है हमारे पास गैस इक्वेशन। लेकिन आपके लेवल तक हम R के फैक्टर को लेते ही नहीं, हम R के फैक्टर को 1 मान लेते हैं और हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है ये P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by R2। ये है आपके लेवल तक गैस इक्वेशन। अदरवाइज हायर क्लासेस में आप ये पढ़ेंगे अगर आप +1 +2 में साइंस है जो वो ऑप्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यानी अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे, सिर्फ इसी फार्मूला के ऊपर हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेस्ड होंगे। P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। अच्छा, डे वन से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सारे के सारे गैस लॉज हैं ये किस गैस के लिए वैलिड हैं। इट इज वैलिड ओनली फॉर ड्राई गैस। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हम बना रहे हैं ये ड्राई गैस के लिए वैलिड है। अब बाय चांस आपको क्वेश्चन में उन्होंने एक मॉइस्ट गैस दे दी, तो हम क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर ये लॉज लगेंगे ही नहीं, अच्छा, तो क्या करेंगे। अच्छा, पहले तो हम ये सोचें ये मॉइस्ट गैस बनती कैसे होगी। हाउ डज अ गैस कलेक्ट्स द वाटर वेपर। तो भाई हमारे पास गैस है, सपोज जो आपने डिस्कस कर ली है, लेट अस से हाइड्रोजन को जब हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं और इसकी कलेक्शन करते हैं, व्हेन वी कलेक्ट दिस गैस, जब हम इस गैस को कलेक्ट करते हैं, तो क्या हम वाटर के थ्रू इस गैस को कलेक्ट करते हैं? क्या हम ये गैस जो है वो कलेक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ वाटर? बिल्कुल, इट इज कलेक्टेड बाय यू वुड से अपवर्ड डिलीवरी ऑफ हाइड्रोजन और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऑलराइट, हाइड्रोजन कलेक्ट होती है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, अब सपोज करो ये हमारा वो कलेक्टिंग जार है और यहां पीछे से हमारे पास ये हाइड्रोजन की गैस आ रही है। ऑलराइट, यहां से पीछे से हमने हाइड्रोजन की गैस यहां से पास करवाई। अच्छा जी, इसमें पानी है। अब ये गैस इस पानी से होते हुए यहां पर जाके कलेक्ट होगी, यहां पर कलेक्ट होगी। तो भाई जाते जाते इस पानी से गुजरते हुए ये जो ड्राई गैस है, ड्राई हाइड्रोजन गैस है, यहां पर वेट या फिर मॉइस्ट हाइड्रोजन बन जाएगी। बिल्कुल, तो यानी कि जब भी हम किसी गैस को कलेक्ट करते हैं थ्रू वाटर, तो वो ड्राई रहने की जगह क्या बन जाती है, मॉइस्ट। ये क्या बन गई, मॉइस्ट हाइड्रोजन, और जनरली बात करें तो मॉइस्ट गैस। ठीक है, मॉइस्ट गैस का क्या मतलब है, इसके पास ड्राई गैस है भाई जो पीछे से आ रही है, ड्राई गैस, प्लस इसके अंदर क्या जमा हो गए, वाटर वेपर, प्लस इसके अंदर क्या चीज डिपॉजिट हो गई, वाटर वेपर। ड्राई गैस तो थी ही जो पीछे से आ रही है, उसके साथ वाटर वेपर। यानी कि अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, तो इस गैस का, मॉइस्ट गैस का टोटल प्रेशर क्या होगा। क्या ये हो सकता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस?
प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। भाई वेपर्स भी तो एक तरह का गैस ही है, ऑलराइट, वो भी प्रेशर लगा रहे होंगे। ड्राई गैस का खुद का प्रेशर भी है और वेपर्स का भी खुद का प्रेशर है, तो इन दोनों को मिलाकर के टोटल प्रेशर बनता होगा। अच्छा, अब देखो ये तो है भाई पी टोटल, हमें चाहिए ड्राई गैस का, यानी हमें वाटर वेपर का उसमें से माइनस करना है। तो जो भी आपको टोटल का मतलब है यहां पर मॉइस्ट गैस, टोटल का मतलब है मॉइस्ट गैस। अच्छा, अब मॉइस्ट गैस का आपको पता है, सो पी ऑफ मॉइस्ट गैस जो कि है टोटल प्रेशर, इसमें से अगर मैं ड्राई गैस का माइनस कर दूं, सॉरी, इसमें से अगर मैं वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दूं, मैं वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। अब देखो भाई ये मॉइस्ट गैस के पास ड्राई गैस भी है और वाटर वेपर भी, तो ड्राई गैस भी अपना प्रेशर लगा रही है, वाटर वेपर भी। अगर ऐसा हो रहा है तो टोटल प्रेशर बन जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब इसमें से जो कि टोटल प्रेशर है विच इज द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, इसमें से ड्राई गैस माइनस कर दीजिए, पी टोटल माइनस पी टोटल में से वाटर वेपर माइनस कर दीजिए, हमें ये चीज चाहिए, वी वॉन्ट दिस थिंग, ऑलराइट, ये हमारी जरूरत है क्योंकि लॉज हमारे वैलिड है ड्राई गैस के लिए। ड्राई गैस हमें चाहिए, तो पी टोटल में से आप वाटर वेपर को माइनस कर दीजिए, वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दीजिए, आपके पास कौन सा आ गया, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अच्छा, अब प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को एक नया नाम देते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, इट इज नोन एज aqueous tension, this is known as aqueous tension, very important, कई बार पूछ लेते हैं what is aqueous tension, so it is the pressure exerted by the water vapor, उसको हम बोलते हैं aqueous tension। तो मैं ये भी कह सकता हूं moist गैस के प्रेशर में से aqueous tension माइनस कर दीजिए, हमारे पास प्रेशर किसका आ जाएगा, ड्राई गैस। एक बार ही हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ गया, फिर हम सारे के सारे लॉज और गैस इक्वेशंस जो है वो लगा सकते हैं, ऑलराइट। तो ये कॉन्सेप्ट था अबाउट द मॉइस्ट गैस, ऑलराइट। सो लेट मी रेज सम पोर्शन ऑफ द बोर्ड एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द गैस इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ गैस इक्वेशन। तो यहां पर अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं गैस इक्वेशन के। जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो क्या है, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। अच्छा, अब एक चीज पॉइंट है हमारे पास, भाई अभी मैं आपको सिर्फ इसी इक्वेशन के बेस पर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन आज तक हमने ये वाले न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं और ये वाले भी, यानी कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे गैस इक्वेशन के। तो किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अच्छा भाई, अगर उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो हमें बॉयल्स लॉ लगाना है, यानी P1 V1। अगर उन्होंने कहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको चार्ल्स लॉ लगाना है। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और आपको तीनों पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ भी नहीं कहा, ना ये कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, और उन्होंने तीनों पैरामीटर्स दे दिए, यानी P, V और T तीनों चीजें दे दी, और आपको पूछा और आपको ये चीज इनमें से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज कांस्टेंट है, तो आपको क्या लगानी है, तब आपको लगानी है गैस इक्वेशन। ये सिर्फ एक गैस करने का तरीका है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये वाली इक्वेशन, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाली इक्वेशन, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया तो आप फटाफट से ये लगा दीजिए, ऑलराइट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछली वीडियो में एक टर्म डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को और 273 केल्विन को, और स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं, भाई ये बात हुई टेम्परेचर की, स्टैंडर्ड प्रेशर हम मानते हैं 760 mm ऑफ Hg, ऑलराइट। तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। हमें कौन सा लेना है, एब्सोल्यूट। हमेशा इन सभी न्यूमेरिकल्स में ये याद रखना है, आपको टेम्परेचर कौन सा लेना है, भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको कौन सा लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इक्वेशन हमें ये लगानी है, इनिशियल इक्वेशन के कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, फाइनल के कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, और कोई ना कोई एक हमें फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। तो ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूलाज हो गए और थोड़ा सा बेस हमने बना दिया आपका कि एसटीपी क्या होता है, हमें सारे टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में लेने हैं, ऑलराइट। तो इस हिसाब से हमने अब आपका बेस बना दिया। अब हम आप मेरे साथ अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे।
जब मैं आपको स्टेटमेंट बोल दूंगा तो कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करने की और थोड़ा सा टाइम आप खुद दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर यहां पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा सिंपल है। फिर हो सकता है हम ड्राई गैस को भी मॉइस्ट गैस को भी लेकर के आए। ऑलराइट, तो पहले हम कॉमन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कहते प्रेशर ऑफ गैस एट एसटीपी, इनिशियल कंडीशन उन्होंने दे दी। इनिशियली वो किस स्टेट पे है? एसटीपी पर। इनिशियली वो एसटीपी पर है, इज डबल। फिर कह रहे हैं प्रेशर, इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? प्रेशर इज डबल। प्रेशर इज डबल, प्रेशर को क्या कर दिया उन्होंने? डबल्ड। एंड द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 546 केल्विन। टेम्परेचर को बढ़ा के उन्होंने कर दिया 546 केल्विन। फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मतलब ये हमें सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा, यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इनिशियली जो टेम्परेचर है हमारे पास वो क्या होता है स्टैंडर्ड का? 273 केल्विन, हमें केल्विन में लेना है। इनिशियली प्रेशर क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर आप सोचेंगे तो देखिए इधर उन्होंने कहा है प्रेशर इज डबल्ड। प्रेशर इज डबल्ड, तो अगेन हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे। हम ये वैल्यू को नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका डबल किया फिर कोई वैल्यू आई, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं करेंगे। लेट अस से P1 को हमने मान लिया P। लेट अस से P1 इज P, लेकिन इसकी वैल्यू 760 है, याद रखिएगा। अच्छा, अब उन्होंने कहा प्रेशर डबल कर दिया, तो P2 क्या हो गया? क्या P2 2 टाइम्स P हो गया? अगर मैंने ये 760 वाले प्रेशर को P मान लिया, फिर इन्होंने कहा प्रेशर इज डबल, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 2P। अब मैंने एक इंटेलिजेंस क्या यूज की कि यहां पर 760 है, यहां पर 760 इंटू 2, मुझे एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं चाहता कि मैं करूं, तो मैंने सिर्फ इसको P ले लिया और उधर मैंने उसको 2P कर दिया। मैंने एक कैलकुलेशन अवॉइड कर ली। अच्छा, ना स्टेटमेंट में दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो फटाफट से हम क्या करेंगे? अप्लाइंग गैस इक्वेशन। हम अप्लाई कर देंगे गैस इक्वेशन। अच्छा, इसके वॉल्यूम का तो फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम पता नहीं। लेट अस से इसका वॉल्यूम क्या है? V। सो V1 को हमने मान लिया V, कोई भी हमने एक आर्बिट्ररी कोई भी चीज मान ली V1 को एज कैपिटल। तो गैस इक्वेशन लगा दीजिए, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। सो ये हमने लगा दी गैस इक्वेशन। अच्छा, पहला प्रेशर क्या है? P1 को हमने माना है P इंटू V1 क्या है? कैपिटल V डिवाइडेड बाय T1 क्या है हमारे पास? 273। T1 क्या आ गया? 273। अच्छा, प्रेशर P2 क्या है? P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड टेम्परेचर क्या है? 546 केल्विन। याद रखिएगा ये केल्विन में ही होने चाहिए। ऑलराइट, तो क्या हुआ भाई? P के साथ P कैंसिल हो गया। अच्छा, 273 2 जा 546 होता है। 273 2 जा 3 2 जा 6 7 2 जा 14 2 जा 4 5। यस, 273 2 जा 546, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल। सो V2 क्या आ गया? V2 आ गया V। V2 क्या आ गया हमारे पास? V। यानी कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम। सो हम कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम इज सेम। अच्छा भाई, ये हमें दुविधा में तो नहीं डाल देगा कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम कैसे आ गए? आओ देखते हैं। भाई टेम्परेचर है 273 और यहां पर टेम्परेचर है 546। ये टेम्परेचर इसका 2 टाइम्स है, यानी T2 इज 2 टाइम्स ऑफ T1। टेम्परेचर इससे दुगना है भाई, 273 इंटू 2 विल गिव 546, तो T2 जो टेम्परेचर है 2 टाइम्स है T1। ऑलराइट, अब दोनों लॉज लगाते हैं। चलिए आइए, पहला लॉ है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दूसरा लॉ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? प्रेशर को बढ़ा दिया 2 टाइम्स, प्रेशर को दुगना कर दिया, और हमने ये चीज न्यूमेरिकल्स में की हुई है। अगर आप बॉयल्स लॉ वाली वीडियोस देखो, अगर हमने प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा।
अगर हमने प्रेशर दुगना कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ। अच्छा, यानी कि इतनी सी कंडीशन में वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा हाफ हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ। अब टेम्परेचर भी उन्होंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी उन्होंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी इससे 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो 2 इंटू वी बाई 2 के साथ 2 कैंसिल, वॉल्यूम कितना आ गया, वी। यानी कि पहले भी वॉल्यूम वी था, बाद में भी वॉल्यूम वी क्यों आया, पहले प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। पहली कंडीशन से वॉल्यूम घट गया, दूसरी कंडीशन से वॉल्यूम बढ़ गया, जितना घटा था उतना ही बढ़ गया, वो सेम लेवल पर आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम इज सेम। इसीलिए हमने कह दिया इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इस न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट्स भी और आपके लॉज और आपका ये जो न्यूमेरिकल करने का ढंग है उससे भी पता चल जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है या कितनी नहीं। ऑलराइट, तो ये पहला न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल, समझने वाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल्स को आप थोड़ा सा टाइम दो खुद भी सॉल्व करने का, तभी आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर ग्रिप बनेगी, अदरवाइज तो ये आपके सिर के ऊपर से जाने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इट इज माय एडवाइस कि आप सभी के सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छी तरीके से देखें। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई उन्होंने कह दिया 1 लीटर ऑफ गैस, भाई 1 लीटर किसके यूनिट्स हैं, इट इज द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, याद रखिएगा। 1 लीटर की गैस है कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पर, इज हीटेड, इसको गर्म करना शुरू किया, टिल बोथ ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड, वॉल्यूम भी तिगुना कर दिया, प्रेशर भी। तो पहले हम मान लेते हैं इनिशियल इसका वॉल्यूम V है और इनिशियल इसका प्रेशर P है, तो ये सारी इनिशियल कंडीशन की बात हुई, इनिशियल कंडीशन की बात हुई। अच्छा, फाइनली वो कह रहे हैं हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर, सॉरी टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन का टेम्परेचर फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, और वो साथ की साथ कह रहे हैं हमें कि वॉल्यूम भी तिगुना कर दिया, प्रेशर भी। चलिए V1 वाला वॉल्यूम V, P1 वाला प्रेशर P, सो V2 क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, सो 3 टाइम्स ऑफ V। P2 क्या हो गया हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ P। ऑलराइट, तिगुना कर दिया और टेम्परेचर पूछ रहे हैं। अगेन इस न्यूमेरिकल में उन्होंने ना तो हमें ये बताया है कि कोई चीज कांस्टेंट है, और तीनों की तीनों चीजें हमें दी हुई हैं। लेट अस अप्लाई गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन हमारी बोलती है P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज मैं जब भी इसमें पुट करूंगा, ये सारी वैल्यूज मैं जब भी इसमें पुट करूंगा, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट ही नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेके जाना। ऑलराइट, भाई डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में चला जाता है, 273 प्लस 10 इज 283 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर उठाना है, याद रखिएगा। अच्छा, सो ये हमारे पास आ गया भाई यहाँ पर P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। पहला प्रेशर क्या है P, पहला वॉल्यूम क्या है V, पहला टेम्परेचर क्या है 283। ठीक है जी। सेकंड प्रेशर क्या है, तिगुना पहले से, 3 टाइम्स ऑफ P, वॉल्यूम भी तिगुना है पहले से, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2 मुझे फाइंड आउट करना है, विल हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर T2। भाई P के साथ P कैंसिल, V के साथ V कैंसिल, 3 3 जा 9, T2 उधर गया, सो T2 इक्वल्स टू 283 इंटू 9। सो T2 इक्वल्स टू 283 इंटू 9 केल्विन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट डू दिस मल्टीप्लीकेशन एंड देन यू विल गेट द आंसर इन केल्विन। ऑलराइट, तो यहां पर जो चीज समझने वाली थी वो ये थी कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो आपको उसे एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट करना ही है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने किया एक और न्यूमेरिकल जो कि ये भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। भाई सॉल्व कर लीजिए, कर लिया कीजिए सॉल्व, पहले आप करो सॉल्व फिर यहां पर आओ। ऑलराइट, सीधा वीडियो देखने से आपको कभी भी बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि किसी टाइम तो आप समझ पाएंगे।
ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि हमारे पास मॉइस्ट गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने 87 सेंटीमीटर क्यूब, इज मेजर्ड एट, टेम्परेचर दिया है 9 डिग्री सेल्सियस, यहां पर मेजर किया है, एंड उसका प्रेशर जो है वो है 659 mm ऑफ Hg, प्रेशर भी दिया हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा फाइंड दी वॉल्यूम, ये फाइंड करना है वॉल्यूम ड्राई गैस का। भाई अगर वो ना भी बोलते ड्राई गैस तो भी आपको मानना है, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें ड्राई गैस के लिए ही इक्वेशंस वैलिड हैं। ऑलराइट, एसटीपी पर पूछा है उन्होंने वॉल्यूम कितना होगा। वेपर प्रेशर दे दिया, वेपर प्रेशर का मतलब है उन्होंने एक्वस टेंशन दे दिया आपको, वो कितनी है, द एक्वस टेंशन इज 9 mm ऑफ Hg, एक्वस टेंशन दे दी आपको 9 mm ऑफ Hg। ऑलराइट, उन्होंने एक्वस टेंशन भी दे दी है आपको। ऑलराइट, चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई। ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया, इनिशियल टेम्परेचर आ गया, लेकिन ये इनिशियल प्रेशर नहीं है, इसको हमें गैस इक्वेशन में डालना है, और गैस इक्वेशंस वैलिड होती हैं ड्राई गैस के लिए। ये तो भाई मॉइस्ट है, क्या करेंगे, P मॉइस्ट का दिया है हमें कितना 659, एक्वस टेंशन भी दी है कितनी 9 mm, तो क्या मैं ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल, P मॉइस्ट में से एक्वस टेंशन माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा ड्राई गैस का। सो 659 माइनस 9 यानी कि 650 mm ऑफ Hg, आपके पास क्या आ गया, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और ये चीज आप बोलोगे इनिशियल प्रेशर। सो 659 नहीं है, इनिशियल प्रेशर क्या है 650। सो इनिशियल प्रेशर इज 650 mm ऑफ Hg। यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, इस चीज को इग्नोर नहीं करना कि ये तो एक्सेस डाटा है, इसका हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं करनी। ड्राई गैस हमें पहले पहचाननी है कौन सी है, फिर हमें जाके कैलकुलेशन करनी। ऑलराइट, लेट मी रेज दिस थिंग। तो हमारे पास प्रेशर आ गया भाई 650। चलिए अब अगेन तीनों चीजें दी हैं, इधर उन्होंने कह दिया एसटीपी पर टेम्परेचर क्या होता है भाई 273 केल्विन, प्रेशर क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। तो यहां पर ये दो गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, यहां पर तीनों चीजें गिवन है, वो गलती नहीं करनी, इसमें भी 273 ऐड करके केल्विन बनाना है। ये बन गया हमारे पास 282 केल्विन। ऑलराइट, 273 प्लस 9, यस 282 केल्विन। ऑलराइट, तो गैस इक्वेशन लगा दीजिए, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। ऑलराइट, पहला प्रेशर 650, पहला वॉल्यूम 87, पहला टेम्परेचर 282 इक्वल्स टू दूसरा प्रेशर 760 इनटू दूसरा वॉल्यूम निकालना है डिवाइडेड बाय दूसरा टेम्परेचर 273। बस मैथमेटिक्स का स्टेप कीजिए, आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा डैश सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे पास ये जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था क्यूट सा, वो हमारा खत्म हो चुका है। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कीजिएगा और यहाँ पर डैश आप फिलअप कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो आज की शाम का लास्ट न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं, क्या पता वो न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा हो, आपके काफी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। चलिए तो लास्ट न्यूमेरिकल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एज क्वेश्चन नंबर 4। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन initially at STP is enclosed in a flask of volume 1 dm cube at 25 degrees Celsius. Calculate the pressure if molecular mass of gas equals to 22.4 liters. It is equals to
22.4 लीटर्स एट एसटी। अच्छा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं 16 ग्राम की हमारे पास ऑक्सीजन है जो इनिशियली एसटीपी पर है। इनिशियली यानी शुरू में फर्स्ट कंडीशन वो ये है कि वो एसटीपी पर है। बाद में हमने इसको एनक्लोज कर दिया इतने के वॉल्यूम में और इस टेम्परेचर पर हमने उसको मेंटेन किया। तो बताइए इस कंडीशन पर उसका प्रेशर क्या होगा। दूसरी चीज जो उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी वो क्या है कि अगर एक गैस का मॉलिक्यूलर मास है तो वो मॉलिक्यूलर मास पे वो कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगी, 22.4 लीटर्स। भाई लीटर्स किसके यूनिट है, वॉल्यूम के, तो ये उन्होंने हमें क्या दिया है, वॉल्यूम। अच्छा, ये स्टेटमेंट थी। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो चीज देखिए। एसटीपी पर है तो इनिशियल टेम्परेचर आ गया 273 केल्विन, इनिशियल प्रेशर आ गया 760 mm ऑफ Hg। अब हमें इनिशियल वॉल्यूम भी चाहिए, तो वो कह रहे हैं एसटीपी पर मॉलिक्यूलर मास गैस का बराबर होता है 22.4 लीटर। अच्छा, अब ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 2 32 ग्राम हो गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। मैं नहीं कह रहा, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 32 ग्राम इसके बराबर है। हमें कितने ग्राम का वॉल्यूम चाहिए, 16 का। 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 22.4 बाय 32 लीटर। हमें कितने का चाहिए, 16 ग्राम का, वो क्या हो गया 22.4 बाय 32 इंटू 16 लीटर्स। भाई ये उन्होंने दी थी कंडीशन की मॉलिक्यूलर मास पे कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर। हमारे पास तो 16 ग्राम ही है, तो 16 ग्राम पर कितना होगा, 16 2 32 2 1 1 1.2। सो यहां पर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया, 11.2 लीटर्स। ये हमारे पास उसका इनिशियल वॉल्यूम आ गया। तो यहां पर मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं, इनिशियल कितना आ गया, 11.2 लीटर। 11.2 लीटर उसका इनिशियल वॉल्यूम आ गया। अच्छा जी, फाइनल की बात करें तो फाइनल का प्रेशर तो हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल का वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 dm³ का कंटेनर है। क्या फाइनल का टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री। क्या ये सही है, नहीं। 25 को प्लस 273 कर दीजिए, केल्विन में लेके जाना है, तो क्या हो गया ये 298 केल्विन। क्या हो गया ये 298 केल्विन। चलो, अब हमारे पास P1 V1 T1 है, P2 नहीं है, V2 T2 है। तो कौन सी इक्वेशन लग गई, गैस इक्वेशन लगा दीजिए। P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत और है, भाई इसके यूनिट लीटर में है, इसके यूनिट dm³ में है। किस तरीके से सॉल्व करें, तो याद रखिएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लीटर का ही 1 dm³ होता है। 1 लीटर में ही 1 dm³ होता है। तो जितने लीटर उतना ही dm³ हो गया, जितना लीटर उतना ही dm³ हो गया। ऑलराइट, इसी के साथ एक और चीज जो आपको याद रखनी है, 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी बराबर होते हैं। 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लीटर उतना dm³, जितना ml उतना सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, बाकी यूनिट्स तो इधर उधर कर ही लेंगे आप। ऑलराइट, वॉल्यूम आ गया 11.2, तो पुट कर दीजिए, अब यूनिट सेम हो गए। प्रेशर P1 दिया है 760, वॉल्यूम V1 हमने निकाला 11.2, टेम्परेचर T1 273। अच्छा जी, प्रेशर P2 हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम V2 1 दिया है, टेम्परेचर T2 298 दिया है। ऑलराइट, इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास जो फाइनल प्रेशर P2 निकलेगा दैट विल बी डैश mm ऑफ Hg। आपके पास जो प्रेशर निकलेगा दैट विल बी डैश mm ऑफ Hg। दिस इज द यूनिट, और डैश आपको खुद फिल अप करना है इन सभी कैलकुलेशन को सॉल्व करके। ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने आपको करवाया है आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इस न्यूमेरिकल की कंप्लीशन के बाद आप किसी भी तरीके का जो न्यूमेरिकल है पूरी बुक में से निकाल सकते हैं।
कहीं पर भी हो, भले वो बैक एक्सरसाइजेस में हो, भले वो जो आपकी बुक के एंड में कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं वहां का हो, कहीं से भी न्यूमेरिकल्स पिक कर लीजिए। आपको टेक्निक समझा दी, तरीका बता दिया और कुछ सम सॉल्व करके भी दिखा दिए। हाँ, हम यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट नहीं करते, तो वो आप घर बैठ के कीजिए और इन डैश को भरने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर को जितनी अच्छे तरीके से हम करा सकते थे हमने आपको करवाया है। सो नाउ दिस इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने नोट्स बनाए हैं, आपने इसको रिवाइज किया है, आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं घर पे। बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। और एक बार आपको न्यूमेरिकल करने की लत लग गई ना, तो वो लत आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ऑल राइट, so this was all about this part of the chapter, and by this we have completed this chapter as gas laws.